बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया। क्लास आज हम लोग जो टॉपिक रिज्यूम करेंगे वो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, उसके बारे में मैंने आप लोगों को उसका ओवरव्यू दिया था और हमने उसकी एक सब ग्रुप जो है एक ग्रुप पढ़ा था जिसको हम लोगों ने एंटी मस्कुलिनिक एजेंट्स बोला था। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसके अंदर हम इसके दोनों जो ब्लॉकर्स हैं जिसमें हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर आ जाता है और उसके अलावा गैंग्लियोनिक ब्लॉकर आ जाता है। इन दोनों को जो है वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स की। ठीक है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे। हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स जो हैं वो क्या होते हैं। ये हमारे पास जो हैं वो एज अ कोलिनर्जिक एगनिस्ट भी एक्ट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना कि आपके पास जो है वो, क्योंकि ये कोलिनर्जिक एगनिस्ट होते हैं तो इस वजह से ये हमारे पास फंक्शनल एंटेगनिस्ट के तौर पे भी पेश आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि इसके अंदर जो इसका मेन एजेंट होता है, ठीक है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स में इसका जो मेन एजेंट है वो क्या होता है, निकोटीन होता है। ठीक है, तो निकोटीन हम लोगों ने कोलिनर्जिक में पढ़ा था ना कि निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं और कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन जाके एक्ट करता है, निकोटीनिक रिसेप्टर्स पे निकोटीन जाके एक्ट करता है। तो अब क्योंकि ये हमारे पास एज अ ब्लॉकर और एज अ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के अंदर यूज़ हो रहे हैं तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में ऑब्वियसली बात है कि अगर ये हमारे पास वहाँ पे एगनिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा था, कोलिनर्जिक एगनिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे ये एज अ फंक्शनल एंटेगनिस्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि जो ये फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म करवाता था अब हो सकता है यहाँ पे आके ये उस फंक्शन को रिवर्स करवा रहा हूँ। ठीक हो गया। दूसरी बात इसके अंदर जो हम लोगों को पता है कि निकोटीन जो है वो हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरी बात इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने बतानी है वो ये है कि आपके जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक गैंग्लियन होते हैं ना, ये दोनों के ऊपर जो है वो एक्ट करता है। ठीक है, और उसके अलावा जो निकोटीन है जब वो हम लोग लेते हैं तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या रिलीज़ कराता है, डोपामीन रिलीज़ कराता है, सेरोटोनिन रिलीज़ कराता है और नॉर एपिनेफ्रीन जो है उसकी रिलीज़ कराता है, जिसकी वजह से हमें इफ़ेक्ट्स आते हैं कि निकोटीन जो है वो हमारे पर ये इफ़ेक्ट जो है वो लेके आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ निकोटीन आर ड्यू टू द रिलीज ऑफ डोपामीन, सेरोटोनिन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये ना हमारे पास जो है वो, वैसे ड्रग का क्या काम होता है, या तो वो किसी चीज़ को स्टिमुलेट कराता है या फिर क्या कराता है, डिप्रेस करा देता है या इनहिबिट करा देता है। निकोटीन जो है वो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव ड्रग है। नॉन सिलेक्टिव ड्रग का क्या मतलब है कि पहले तो ये स्टिमुलेट कराएगा उस एक्शन को, फिर लेटर ऑन वो जो है वही वाला एक्शन जो है उसको डिप्रेस करा देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा हो गया कि नॉन सिलेक्टिव ड्रग जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट्स एंड लेटर ऑन डिप्रेसेस द ANG ऑटोनॉमिक गैंग्लियन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि निकोटीन हमारे जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट कैसे करता है। ठीक है, तो निकोटीन क्या करता है कि वो स्टिमुलेट कराता है, स्टिमुलेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, क्या कराता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट कराएगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो हाई डोजेज होती हैं ना वो हमारे पास कन्वर्जन्स जो है वो क्या कहते हैं प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं हाई डोजेज, वो क्या कराती हैं, इंड्यूस करा देती हैं कन्वर्जन्स। ये यहाँ तक बात है, कन्वर्जन्स को इंड्यूस करा देती हैं। ठीक है, अब वो जो कन्वर्जन्स है ना वो क्या कराती हैं, वो डिप्रेस करा देती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये कन्वर्जन्स क्या करती हैं, डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास क्या करा देते हैं, डिप्रेस करा देती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब डिप्रेस हो जाता है तो वो फिर हमारे पास एक कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कन्वर्जन एंड डिप्रेशन रिजल्ट्स इन रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास इस तरह निकोटीन जो है वो अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एक्शन हो गया। इसके अलावा निकोटीन हमारे पास किस तरह एक्शन परफॉर्म करवाता है? बाय स्टिमुलेटिंग एड्रिनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग एड्रिनल मेडुला, जो कि किडनी के ऊपर पड़ा हुआ होता है, एंड सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लियन, ठीक है जी। इस तरह भी ये अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाता है वहाँ पे। अब इसके वजह से जो अभी हमारे पास एड्रिनल मेडुला और सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक गैंग्लियन जो है उसको करवा देता है, तो हमारे पास वो बीपी जो है उसको इंक्रीज़ कराता है और हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करा देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट करेगा? इसको आप ऑटोनोमिक गैंग्लियन की बजाय खाली गैंग्लियन भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट कराएगा? इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। लेकिन इसकी भी हाई डोजेज जो है वो क्या करेंगी हमारे पास कि वो आपका जो फंक्शन है ब्लड प्रेशर का उसको डिक्रीज़ करा देंगी, और जीआई सिस्टम में जो है वो हमारे पास मोबिलिटी को इसके अंदर फिर हाई डोजेज जो है हमारे पास ब्लड प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ करा देंगी, और जीआईटी के अंदर जो है वो हमारे पास ये आएगा फंक्शन के वो जीआईटी की मोटिलिटी जो है उसे इंक्रीज़ करा देती हैं, इंक्रीज मोटेलिटी, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इंक्रीज मोटेलिटी होने की वजह से जो नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन आ जाती है, मतलब ये ड्रग्स लेने से हमें नोज़िया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया स्टिमुलेटिंग एड्रिनल मेडुला एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन, ठीक हो गया। अब निकोटीन का जो यूज़ होता है वो हमारे लिए क्या क्या जो है वो मसले मसाइल लेके आ सकते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ निकोटीन इज़ एडिक्टिव, ठीक है। आप निकोटीन का जो लोग देखें सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो सिगरेट की उनको इतनी एडिक्शन हो जाती है वो उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास एक ये है कि एक तो इसका यूज़ है कि ये हमें एडिक्टिव हो जाता है, दूसरा इसका ये है कि अलर्टनेस जो है ना बहुत जो लोग सिगरेट पी लेते हैं उनका माइंड एकदम से अलर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये अलर्टनेस को जो है वो इन्हेंस करता है। उसके अलावा जो आपकी डेंटल हेल्थ है ना उसको डिक्लाइन करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज़ ऑफ निकोटीन कैन कॉज एडिक्शन, alertness, dental issues, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स के अंदर निकोटीन जो है उसको हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स की, ठीक है। ये हमारे पास जो था वो सेकंड वाला इसका ग्रुप था गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। अब हमारे पास तीसरा ग्रुप है जो कि है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर नाम से ही अपने बता रहा है कि वो न्यूरॉन और मसल के दरमियान जहाँ पे साइनेप्सिस बना रहा है वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। अब नर्व्स जो एंडिंग्स जो होती हैं जो ख़ास तौर पे मोटर नर्व एंडिंग होती हैं वो आपके मसल्स के ऊपर जाके क्या करती हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करा रही होती हैं, ठीक है। तो अगर वो हमारे पास ब्लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि मसल्स की स्केलेटल मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो हैं वो इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। प्रिवेंट कर देंगे कि हमारे पास वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन ही ना हो पाए और वहाँ पे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही ना कर पाए, ठीक है। वो किस तरह करता है वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो है वो क्या करते हैं, सिंपली ब्लॉक द कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन बाय मोटर नर्व्स एंडिंग एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा ये मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर जो है थर्ड ग्रुप है जो है हमारे पास न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकर्स।
ये क्या करता है हमारे पास, सिंपली ब्लॉक द ट्रांसमिशन, और वो कैसे करता है, बिटवीन नर्व, मोटर नर्व्स एंडिंग, मोटर एंड्स एंड मसल। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की वो डेवलप ही नहीं हो पाती, डिक्रीज हो जाती है या फिर ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये किस तरह होता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को अभी समझाती हूँ कि ये सारा मैकेनिज्म जो है वो किस तरह काम करता है। मैंने आप लोगों को बताया था, ये हमारे पास मोटर नर्व्स एंडिंग होती हैं, ठीक है, प्री सिनेप्सिस, और ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि आपका मसल है। मसल अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए क्या करता है, चैनल्स होते हैं यहाँ पे, जिनको हम लोग सोडियम आयन चैनल्स कहते हैं, सोडियम गेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास हो गया सोडियम गेट्स, ठीक है, जिनको हम कहेंगे रिसेप्टर्स। जब ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है रिलीज़ होकर जो है वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो सोडियम होते हैं आउटसाइड, उनको अलाउ करता है कि वो अंदर चले जाए। सोडियम चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं और वो सोडियम जो है वो अंदर आ जाता है। अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम के रिजर्व्स पड़े होते हैं, जो कि कैल्शियम क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम जो है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमारे पास कैल्शियम चैनल कंट्रोल होती है। ठीक है, कैल्शियम बस यहाँ पे लिख रही हूँ, कैल्शियम चैनल नहीं लिखते। जैसे ही वो सोडियम अंदर जाता है ना, यहाँ पे वो हमारे पास जेड फाइबर्स और वो जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी वाले फाइबर्स जो हैं वो पड़े हुए होते हैं। ठीक है, ए फाइबर्स और वो सारी स्लाइडिंग मॉडल जो होता है वो सारा कुछ। ठीक है, अब जैसे ही ये सोडियम अंदर जाता है ना, तो वो जो सोडियम है वो जाके इन कैल्शियम रिजर्वायर्स जो होते हैं ना, इनको रिलीज़ करा देता है। अब जो कैल्शियम जैसे ही रिलीज़ होता है तो ये जो है ये स्लाइड करके पास आते हैं और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डेवलप कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के जो हैं वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आ जाते हैं, एक नॉन डिपोलराइजिंग है और एक डिपोलराइजिंग है। ठीक है, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं कि वो दोनों आपस में किस तरह जो है वो रिलेटेड हैं या किस तरह उनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ हमने। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। सिंपल, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हुआ, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुआ, जैसे रिसेप्टर पे बाइंड हुआ सोडियम की उन्होंने ओपनिंग करा दी, सोडियम चैनल्स की, जो सोडियम अंदर गया, सोडियम के अंदर जाने से कैल्शियम जो है वो रिलीज़ हुआ, कैल्शियम रिलीज़ होके ये हुआ। अगर सोडियम ना आता तो कैल्शियम भी रिलीज़ ना होता, कैल्शियम ना होता तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही ना होती। ठीक है, अब हम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स को जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डेवलप किया हुआ है, दो टाइप्स के अंदर, नॉन डिपोलराइजिंग एंड पोलराइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो हम उसको यूँ करके स्टडी कर लेते हैं। एक हमारे पास है नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स और दूसरे हमारे पास है डिपोलराइजिंग एजेंट्स। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स की कि ये हमारे पास किस तरह काम करते हैं। ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव एंटेगनिस्ट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, लेकिन ये कैल्शियम चैनल्स जो हैं उनकी ओपनिंग को इंड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, दे बाइंड विद रिसेप्टर्स बट did not induce कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो ओपनिंग है ना, कैल्शियम जो है ओपनिंग उसको इंड्यूस नहीं करते। ठीक हो गया, अब जाहिर बात है जब कैल्शियम ही नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ मसल
कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो गई है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट हो गया है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा। ये हम लोग ड्यूरिंग सर्जरीज या एनेस्थीसिया में जब हम लोग देते हैं ताकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ना करें, रिलैक्स रहें और जो है जो भी सर्जरी है वो नॉर्मली परफॉर्म की जा सके, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग इसको देते हैं। तो सर्जरी में दे सकते हैं, तो ये मसल को रिलैक्स कराती है, मसल रिलैक्सेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जो है वो आईवी है, यानी कि इंट्रावेनसली। एक्शन जो है वो कितनी देर तक जो है इसका रहता है, तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा तेज़ होता है इसका एक्शन के। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं आपको तो 2 मिनट के अंदर जो असर हो जाता है, ठीक है। रैपिड एक्शन होता है इसका, 2 मिनट के अंदर अंदर जो है ये अपना असर कर देती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमारे पास ये एक्शन किस तरह करती हैं, ये ना चलती हैं स्मॉल टू बिगर मसल्स की तरफ, ठीक है। सबसे पहले ये जो स्मॉल मसल्स होते हैं उनको कराती है, जैसे आइज़ हो गए, फेस हो गए, हैंड्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये लिम्स के ऊपर आती है कि आर्म के जो है वो करा दिया, और उसके बाद नेक का करा दिया, ट्रंक का करा दिया, लिम्स का करा दिया। उसके बाद ये अंदर डायफ्राम के अंदर आती है, ठीक है। तो इसका जो एक्शन है वो इस तरह होता है कि ये आई, फेस एंड हैंड उससे पैरालिसिस करना स्टार्ट करती है, मतलब उनकी कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म करना स्टार्ट करती है। फिर ये आ जाती है लिम्स, ट्रंक, ठीक है, और क्या कहते हैं नेक। फिर उसके बाद ये आ जाती है लंग्स एंड डायफ्राम। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करती है, ठीक है। जब इसका असर ख़त्म होना स्टार्ट हो रहा होता है तो ऐसे नहीं होता कि पहले आईज़, फेस और यहाँ पे जाएंगी, फिर ये रिवर्स एक्शन में काम करती हैं कि पहले डायफ्राम और लंग्स के ऊपर से एक्शन ख़त्म होता है, फिर हमारे पास ट्रंक, नेक वगैरह के ऊपर से ख़त्म होता है, फिर उसके बाद आईज़ वगैरह पे। इसलिए आपने देखा है जब ऑपरेट हो जाता है तो पेशेंट के अपने हाथ पाँव सब हिलना स्टार्ट हो जाते हैं, सिर्फ उसकी आंखें जो हैं वो सबसे लास्ट में खुलती हैं और अपना फेस मूवमेंट वो एंड पे करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हो गया वो नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट आ गए। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी जो रिकवरी है वो क्या होती है, रिवर्स एक्शन में होती है। तो वो रिकवरी वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि रिकवरी इन रिवर्स एक्शन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट की, ठीक हो गया। डीपोलराइजिंग जो है ये हमारे पास एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स की तरह ना मिमिक करते हैं, मतलब इनकी जो शेप होती है ना वो एसिटाइल रिसेप्टर्स की तरह, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स की तरह ही होती है, ठीक है। तो उसके एगनिस्ट की तरह होती है, तो ये रिसेप्टर के ऊपर रिसेप्टर जो है वो अलाउ कर देता है कि अच्छा आप आके हमारे साथ अटैच हो जाए। अब एक रिसेप्टर है वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल समझाने का तरीका ये है, ये एक रिसेप्टर है, इसके ऊपर जो रिसेप्टर की यहाँ पे चीज़ें लगी हुई हैं ना वो है 1 2 3 4। जिसके ऊपर रिसेप्टर ने आके लगना है ना उसके पास भी ये चीज़ें हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो वो 3 4 इसको ये रिकग्नाइज कर लेगा और साथ में अटैच करा लेगा। मिमिक करने का क्या मतलब होता है कि अगर यहाँ पे 1 2 3 है तो ये जो है ना ये अपने साथ लगा लेगा 1 2 1। तो ये दो जो है वो उसकी रिकग्निशन की वजह से ये अटैच हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ये आपस में अटैच नहीं होगा। ये इसके साथ जुड़ तो जाएगा लेकिन ये जो एक्शन अपने इसने आगे परफॉर्म कराना है वो ये एक्शन परफॉर्म नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास डीपोलराइजिंग एजेंट जो है ना वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के एगनिस्ट की तरह मिमिक करते हैं, और वो फिर क्या करते हैं कि जब वो वहाँ पे अटैच हो जाते हैं तो एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है, डिग्रेड कर देते हैं उसको। अब क्या होता है कि अगर कोई रिसेप्टर कहीं पे अटैच हो जाएगा तो वो अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट कर देता है। तो अब ये क्या होता है, क्योंकि ये मिमिक करते हैं उसकी तरह, तो ये हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर जो है वो अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो कोलिनेस्टरेज होती है उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है, और जो पोलराइजेशन होती है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाती है। मतलब किसी ड्रग ने अगर 10 घंटे काम करना था तो
प्रोलॉन्ग होने की वजह से वो हो सकता है एक दिन भी जो है वो अपना असर रखे, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एसिटाइल कोलिन जो है वो डिग्रेड कर देती है एंजाइम को, जो कि हमारे पास है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, और ये हमारे पास परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन जो है वो कॉज कर देती है, ठीक है। डिपोलराइजिंग एजेंट जो है वो क्या करते हैं, मिमिक करते हैं एसिटाइल कोलिन एगनिस्ट्स, वो क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं रिसेप्टर के साथ और डिग्रेड कर देते हैं एसिटाइल आफ्टर बाइंडिंग। टू द रिसेप्टर डिग्रेड एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। जब एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या करता है, प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन, ठीक है जी। डिपोलराइजेशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसके जो मेन एजेंट है ना वो है सक्सिनाइल, हमारे पास जो है सक्सिनाइल कोलिन है, ठीक है। इसका जो मेन एजेंट है डिपोलराइज वो है सक्सिनाइल कोलिन। अब सक्सिनाइल कोलिन जो है वो क्या करता है, देखिए मिमिक कर रहे हैं ना एगनिस्ट की तरह, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करेगा, ये सोडियम चैनल की ओपनिंग करा देगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगी मेम्ब्रेन की, और फिर ये क्या करेगा कि ये वहाँ पे जाके रेजिस्टेंट होगा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। जाहिर बात है कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज ने क्या करना था, एसिटाइल कोलिन को जो है वो डिग्रेड करना था ना, ठीक है। तो अब वहाँ पे सक्सिनाइल लगा हुआ है, तो क्या वो सक्सिनाइल की डिग्रेडेशन कर पाएगा, नहीं, तो वो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है वहाँ पे फारिग है, उसका कोई काम ही नहीं है। तो सक्सिनाइल जो है वो क्या करता है, क्या ओपनिंग कराता है, सोडियम चैनल जो है ओपन कराएगा और मेम्ब्रेन की डिपोलराइजेशन हो जाएगी, ठीक है जी। मेम्ब्रेन की जो है वो डिपोलराइजेशन होगी और फिर सक्सिनाइल जो है वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंट होता है ये हमारे पास सक्सिनाइल जो है वो इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है, टू एंजाइम। यहाँ पे किस एंजाइम की बात हो रही है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो है वो जब एसिटाइल कोलिन को जो है वो डिग्रेड, तो एसीटेट और कोलिन के अंदर जो है वो उसे अलग अलग कर देता है। तो यहाँ पे सक्सिनाइल कोलिन है, तो वो उसको जो है वो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज जो एंजाइम जो है वो डिग्रेड ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कॉज प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन और फिर फ्लैसिड पैरालिसिस, रेजिस्टेंट टू एंजाइम, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन, डीईपी लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद से हमारी क्या हो जाएगा, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है जी। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉज फ्लैसिड पैरालिसिस कॉज हो जाएगा, और उसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास फेज़ 1 का ब्लॉक हो गया। फिर उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए फर्दर और मेडिकेशन जो है वो देना स्टार्ट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आईवी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है और ये हमारे पास 10 मिनट्स के अंदर जो है वो अपना असर दिखाती है, ठीक है। 10 मिनट्स के अंदर ये अपना असर दिखाती है। आईवी मीन्स इंट्रावेनसली, वेन के अंदर लगाया जाता है। आईएम मीन्स इंट्रामस्कुलर, मसल के अंदर, ठीक है। और इसके इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एपनिया जो है उसको इंक्रीज़ कर देती है, पोटेशियम का नंबर इंक्रीज़ कर देती है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की कि ये हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट जो है वो कॉज कर सकती है। तो ये इंक्रीज्ड एपनिया, सांस नहीं आता, ठीक है। इंक्रीज्ड पोटेशियम, जिसको हम हाइपर कैलीमिया कहते हैं,
पोटेशियम आयंस जो है उनका नंबर इंक्रीज़ कर देती है, ईसीजी चेंजेस जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है। ठीक है, ईसीजी की चेंजेस जो होते हैं, ईकेजी की चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, इंक्रीज चेंजेस आती हैं। उसके अलावा हमारे पास हाइपरथर्मिया में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा कर देती हैं, जो कि कुछ केसेस के अंदर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, और ये हाइपरथर्मिया हमारे पास मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के बारे में था, जो इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर लिया, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट्स एंड डीपोलराइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।